स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूं नए शख्स के साथ नया इंटरव्यू, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं फार्मेसिस्ट के रोल को और प्लस क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के रोल को, और आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथिक दोनों को कंबाइन जो है ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है। मैं अक्सर देखता हूं, जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूं या पब्लिक के बीच में जाता हूं, तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि एलोपैथिक मेडिसिन सर ले रहे हैं, उसके साथ जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको जो है एलोपैथिक मेडिसिन के लिए तो एमबीबीएस मतलब कि एलोपैथिक डॉक्टर है, ठीक है, फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं। पर क्या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको उसके लिए आयुर्वेदिक फिजिशियन की जरूरत होती है। क्योंकि उनके सलाह के बिना आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि कंट्राडिक्शन, ठीक है, साइड इफेक्ट, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इस कारण जो है आपको अपने एक आयुर्वेदिक फिजिशियन का भी राय लेना बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो इसी सब चीजों के लिए चर्चा करेंगे डॉक्टर शिवकांत मिश्रा जी से, और शुरू कर देंगे आज का इंटरव्यू। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपका बहुत ही स्वागत है सर द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड चैनल पे सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए, बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप आए यहाँ पर इस चैनल पे, और क्या कहते हैं कि सर अपना कुछ जो महत्वपूर्ण टाइम था सर आपने हमको दिया। तो सर चलिए, बहुत सारी जो ऑडियंस है सर हमारे बीच में, जो कि एक फार्मासिस्ट भी है और पब्लिक भी देखती है, बहुत सारे नर्स हैं, ठीक है, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर जुड़े हैं इस चैनल पे, और वो आपको देख रहे हैं सर। तो आप उनके बाद उनसे बहुत सारे डाउट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, की बहुत सारे हेल्थ केयर में आप सर जानते ही हैं कि डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी हमारे देश में पैथियां हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है। तो उसमें सर बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा होती है। तो कुछ चीजें सर, जैसे कि हम आज आयुर्वेद के बारे में बात करना चाहेंगे सर। सबसे पहले आप आयुर्वेद के बारे में कुछ बताइए। लोगों के मन में ये रहता है कि आयुर्वेदिक का मतलब पेड़ पौधे, पत्ती, जड़ी बूटी। आप कैसे लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि आयुर्वेदिक एक्चुअली में है क्या? और आयुर्वेदिक एक टर्म जो एक डीप नॉलेज है, हम सभी जानते हैं, ठीक है सर। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर आयुर्वेद को लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मयंक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। मैं चूँकि बीएमएस डॉक्टर हूँ, और मैंने बीएमएस करने के बाद से अभी मैं फिलहाल लखनऊ में अपना एक सेटअप चलाता हूँ, आरबी हॉस्पिटल, जो कि थोड़ा में सेटअप है। और जो आपका क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा क्या है, तो आयुर्वेद का जो बेसिक डिफिनीशन है, चूँकि इस जो भी आपने इंटरव्यू रखा है, इस इंटरव्यू में आपने आयुर्वेदा और टर्म प्रयोग किया है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले आयुर्वेद बताऊं कि आयुर्वेद क्या है। तो आयु कामे माने धर्मार्थ सुख साधनम, आयु उपदेशेषु विधेय परमाद्रम। इतनी अच्छी बात है कि यदि आप आयु की कामना करते हो, आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो, लाइफ स्टाइल आपका बेहतर रहे और लॉन्ग टाइम आपके स्पेंड है, जो भी आपका जीवन रहे वो हेल्दी रहे और डिजीज फ्री रहे, रोगों से मुक्त रहे, तो जो माध्यम है वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के बिना ये संभव नहीं है। तो छोटा सा एग्जांपल, यदि आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और आयुर्वेद को समझते हैं, तो आयु का जो माध्यम है, आयु की जो कामना करता है, आपको निरोगी रखता है, सामान्य भाषा में जनमानस को समझाने के लिए, वो आयुर्वेद है। थैंक यू सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। सर अब सेकंड क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूंगा सर कि लोगों के मन में धारणा रहती है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है विदाउट आयुर्वेदिक फिजिशियन के ली जा सकती है। सर ये जड़ी बूटी है, सर ये है, ले लो पी लो। जैसे सर काढ़ा आया था, काढ़ा क्या था, लोग सुबह दोपहर शाम रात जब पी रहे थे, फिर पता चला कि नहीं, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी में साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं, बहुत लोगों को जो है इससे जो है एडवर्स इफेक्ट भी मिले। तो सर इसको कैसे लोगों के बीच में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक जो है विदाउट आयुर्वेदिक फिजिशियन के कंसल्ट के ना लें और किसी के बहकावे में ना आए? मैं इस क्वेश्चन का मैं जो आंसर दूंगा थोड़ा सा क्लिनिकल दूंगा, और राइट्स, क्योंकि बहुत से ऐसे बीएमएस डॉक्टर्स हैं जो मिसगाइड रहते हैं और उन्हें अपने प्रोटोकॉल नहीं पता होता है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सुविधाएं प्रदान की हैं। तो और जो जनमानस है वो भी आयुर्वेद के जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक गलत मिसगाइड बना के उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो भी समकालीन 4.5 वर्ष की, मतलब 4.5 आवर्स की स्टडी करते हैं वो कॉलेज पीरियड में। उसके बाद वो 1 ईयर की इंटर्नशिप, जस्ट लाइक, क्योंकि मार्केटिंग है, एक डिग्री मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जो जनमानस में उसकी मार्केटिंग है, लोग समझते हैं कि वही डॉक्टर्स हैं, बाकी समाज में डॉक्टर्स की भूमिका में नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत ही
गलत और मिथ्या अवधारणाएं हैं। मैं बताऊं कि जो भी बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं वो समकालीन 4.5 साल की वो स्टडी करते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रजिस्टर्ड होते हैं। इस वजह से उनकी जो एक इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ्स की गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में और 6 मंथ्स की राज्य गवर्नमेंट जो है एलोपैथिक कॉलेज में, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला चिकित्सालय होते हैं, उनमें उनको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इस शब्द को बोलने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग जनरली समझते हैं कि जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो एक जनरल आयुर्वेद का डॉक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। जो बीएमएस डॉक्टर है वो कंप्लीट डॉक्टर है। मैं आपको बड़े बल के साथ कहना चाहता हूँ कि बीएमएस डॉक्टर्स जो हैं वो कंप्लीटली डॉक्टर हैं, बिकॉज दे आर स्टडीड बोथ। दे उनके सिलेबस में आप देखिए, मेरे सिलेबस उठा के आप देखें तो आपको आयुर्वेदा भी मिलेगा और समकालीन आपको एलोपैथिक कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं। छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, जैसे मानिए आपने फिजियोलॉजी उठाया, तो आप मेरे सिलेबस में देखेंगे कि आपको फिजियोलॉजी में सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जैसे कि मैं वात पित्त कफ बोलूं, क्रियाकाल बोलूं, आपको अष्टविध आहार विशेष शायतन बोलूं, ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या कैसे जीवन को जीते हैं, ये तमाम चीजें आयुर्वेद में मिलती हैं। साथ ही साथ आपको सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके इंटीग्रेटेड इंडोक्राइन सिस्टम, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाटएवर जो भी बोन्स हैं, जो भी मस्कुलस हैं, स्केलेटल सिस्टम, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मिसगाइड है, समाज मिसगाइड है इस वजह से, और मार्केटिंग नहीं है, गवर्नमेंट की अवधारणाएं नहीं रही हैं। एक विशेष पल मैं आपको और देना चाहूंगा कि अब तो गवर्नमेंट बहुत इधर है, लेकिन आजादी के समय से इधर के क्षेत्र में, चूंकि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मुख्यतः गोरखपुर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले एक ही कॉलेज हुआ करता था, वो तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। और मैं बड़े उनके साथ आपको कहता हूँ, बहुत से जनमानस नहीं जानते होंगे कि उस वक्त एक संस्था है जो एक पैथी को कंट्रोल करता है, मैं फिर यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, और उस वक्त BA MMS की डिग्री होती थी, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन ऑफ सर्जरी। आज भी जो आपके सीनियर होंगे, मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रैंड फादर्स के एज के होंगे, उनको जो डिग्री मिलती थी वो BA MMS के नाम से मिलती थी, वहां पे कोई डिस्टिंग्विश था। और बड़े मजे की बात मैं आपसे बोलूं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के इन क्षेत्रों को छोड़ दें आप, और थोड़ा सा हमारे ही देश में आप साउथ साइड में जाने का प्रयास करें, तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि ये इस टाइप का डॉक्टर है, वो इस टाइप का डॉक्टर है, ये फलाना डॉक्टर है, ढकाना डॉक्टर है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत चीजें हैं। इस तरह की अवधारणा तौर पे बनी हुई हैं। और जहां तक आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात है, तो आयुर्वेदिक ड्रग्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है आयुर्वेद में, जिसको द्रव्य गुण कहते हैं। द्रव्य गुण में, और यहाँ भी मजे की बात मैं आपसे कहूँ तो आयुर्वेदिक ड्रग्स जिसको द्रव्य गुण कहते हैं, और मॉडर्न फार्मेकोलॉजी जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो मेरे आप ले रहे हैं, उस तमाम मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के जो मॉडर्न ड्रग्स हैं, वो एक बीएमएस डॉक्टर्स को उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। उन्हें 4.5 साल पढ़ाया जाती है और 1 साल का इंटर्नशिप देते हैं। और चूंकि कॉन्सेप्ट है जो बीएमएस डॉक्टर्स का विरोध करते हैं, और वही डॉक्टर्स अपने हैं, क्योंकि जो जिला चिकित्सालय होता है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसको गवर्न करते हैं IMA गाइडेड डॉक्टर्स। तो जिला चिकित्सालय आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या नाम है कि बीएमएस डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही नहीं मानते हैं। तो ये तमाम प्रकार की मिथ्या जनमानस को सर नीम हकीम करके चढ़ाया जाता है सर, बहुत बार मैंने भी सुना है सर, ये नीम हकीम ये आयुर्वेद ऐसे कुछ करके सर चढ़ाया भी जाता है सर। मुझे भी बहुत बुरा लगता है इस चीज को सुनकर कि 5.5 साल की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति और एक फिजिशियन को आप ऐसे बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज है सर। ये सर समाज में और हमारे देश की पैथी भी है सर, तब भी ये हाल है हमारे देश में सर। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हम डेवलपिंग लोग हैं। इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग लोग हैं। हमारे यहाँ जो आप जिसको आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स कहते हो, वो भी फॉलो करते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पहले के एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि जो नीम हकीम है, जो चूरन चटनी है, वो मैं तो उस पर, चूंकि वो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं। आज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, वो भी आयुर्वेद डॉक्टर्स के रूप में दे रहा हूँ, तो उन्हीं वैद्यों की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यस सर, सही बात है। तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बताऊं कि आप इंडिया के बाहर जाइए, आप फॉरेन कंट्री में जाइए,
आपको आपको एलोपैथिक ड्रग्स की अपेक्षा आयुर्वेदिक ड्रग्स के बिजनेस अधिक मिलेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप नहीं है, लोगों की सोच नहीं है, जो अपने पास होता है उस पर उनको बिलीव नहीं होता है कि भाई कैसे है। थोड़ी सी क्लिनिकल अवधारणा ये भी है कि जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के उदासीन रवैया रहे हैं, तो उसकी वजह से उस पे जो जो रिसर्च होने चाहिए थे, क्योंकि जो हमारा बेसिक बुक होता है वो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता होता है, संहिताओं को हम, तो चरक संहिता में आपको हर चीज मेंशन है, लेकिन उसको मॉडर्न पैरामीटर पे रखने के लिए अब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि माननीय मैं तो इस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया। और आयुष मंत्रालय के गठन करने के बाद आप देखिए कि ऐसी हस्ती है आयुर्वेद डॉक्टर्स की कि 7 सालों में लोग परेशान हो गए कि 7 सालों में कितने लगा, तो समय आने अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। और यदि आयुर्वेद नहीं होता तो गुलामी के दौर से जो हमारा देश गुजरा है, और कहां से कहां चलेगा, सभ्यताएं मिट गई, लेकिन आयुर्वेद आज भी जीवंत है। तो कुछ तो खास जरूर है कि आज आयुर्वेद जीवंत है। और आप 7 साल में देखिए कि एक मंत्रालय बनने के बाद से जनमानस काफी, मैं यंग डॉक्टर्स, मैं अपने आप के एज के लोगों को बोल रहा हूँ, आज वो भी जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को खोज रहे हैं कि एक अच्छा फिजिशियन, अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है मेरे शहर में हो जिससे मैं कंसल्ट ले पाऊँ। यस सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इंफॉर्मेशन। सर एक क्वेश्चन था ना, सबका ये क्वेश्चन रहता है सर कि आयुर्वेदिक जितनी मेडिसिन होती है उसको लेकर लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा की जाती है कि एक जड़ी बूटी है, इसका कोई असर नहीं होगा यार, या तुरंत वर्क नहीं करती। क्या आयुर्वेद में भी कोई ऐसी मेडिसिन है जो इमरजेंसी यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसके इंजेक्शन होते हैं? क्योंकि लोगों के मन में है कि खाली एलोपैथिक के पास जो है इंजेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, पर आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है सब चीजों को लेकर? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में इमरजेंसी होता है, और इमरजेंसी नहीं रहता तो मैं आज के प्रोटोकॉल में बात करूं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो जो इमरजेंसी ईएमओ होता है वहां पे, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, वो एक बीएमएस डॉक्टर ही होता है। लेकिन किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइए जो इमरजेंसी होता है, और जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वहां पे, जो आरएमओ होते हैं, वो भी एक बीएमएस डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीएमएस डॉक्टर ही मात्र आरएमओ के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि बीएमएस के बाद यदि आप पीजी करते हैं, जैसे यदि आपने पीजी किया है, एमडी किया है, एमएस किया है, तो आप इक्विवेलेंट उस फील्ड में आप वर्क कर सकते हो। और यदि आपने मात्र यूजी किया है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए ईएमओ वर्क करेंगे। जहां तक आयुर्वेदिक ड्रग्स की बात है, तो इसका कहीं भी टेक्स्ट बुक में मैंने अपने करियर में तो आज तक नहीं पढ़ा कि आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है वो नुकसान नहीं करता है। कोई भी ऐसा पेशेंट हो, जैसे कि मान लीजिए बहुत बहुत कॉमन ड्रग है, मैं आपसे बताऊं, थोड़ी सी कॉस्टली आती है, बसंत कुसुमाकर रस, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट बहुत हैं। और कोई पेशेंट है जो कि ग्लिमसिड या मेटमॉर्फिन इंटेक कर रहा हो, ऑलरेडी इंटेक कर रहा हो, और उसको नीड नहीं है, उसके साथ ही साथ वो विदाउट कंसल्टेशन, यदि किसी, मैं जनमानस को समझाने के लिए इतनी सामान्य लैंग्वेज में चर्चा कर रहा हूँ कि यदि कोई पेशेंट है ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक मेडिसिन ले रहा है किसी भी कंसल्टेंट के अंडर में, और वो कोई भी आयुर्वेदा ड्रग ले रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को चांसेस है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि डोजेज नहीं पता है उसको, और ये भी नहीं पता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी में। तो निश्चित तौर पे आयुर्वेदिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अच्छे साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी तो मृत्यु तक भी हो जाती है। सर ये तो हाल ही में साउथ की ओर जो था, एक फार्मासिस्ट थे, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने जो है कोविड की दवा बनाते समय उनकी मौत हो गई थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू ने सबने इसको कवर किया होगा। आई नो दैट, क्या आप जानते होंगे सब चीज को। तो सर इस पे भी पता चलता है कि आयुर्वेद के कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। इससे ही आपकी बातों से ये लगता है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आयुर्वेदिक साइंस है, जो एलोपैथिक साइंस है, उसमें बेसिक डिफरेंसेज हैं। जो एलोपैथिक साइंस है वो पैथोजन डिपेंडेंट साइंस है, वो पैथोजन पे, चूंकि वो पैथोजन पे वर्क करता है। आपने कोई एंटीबायोटिक ली तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे वो जाके किल करेगा, आपने कोई एंटी फंगल मेडिसिन ली तो पर्टिकुलर फंगी पे जाके वो किल करेगा। बात को पकड़ने का प्रयास करिएगा कि जो एलोपैथिक साइंस है वो पैथोजन बेस्ड है, सीधे वो पैथोजन पे किल करता है। और जो आयुर्वेदिक साइंस है वो वात पित्त कफ दोषों पे वर्क करता है। तो जैसे मैं एक सामान्य भाषा में बात करूं, चूंकि बहुत से मेडिको भी इससे संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे,
कि जैसे आप किसी पेशेंट को आर्टरी लगाते हो, नाक से आप ट्यूब डालते हो और उससे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ शोधन चिकित्सा होता है, क्योंकि आयुर्वेद में 2 चिकित्सा का वर्णन है। समन चिकित्सा, समन चिकित्सा उसे कहते हैं जिसमें हम पेशेंट को मेडिसिन देके उसके जो उसका बॉडी है उसमें उसको हम दवा के माध्यम से हम उसको कम करते हैं। और एक शोधन चिकित्सा होता है जिसमें हम बॉडी को प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो भी दोषाज हैं उन्हें हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप आर्टरी डालते हो नाक से पेशेंट में, तो भी जो रॉ मटेरियल है वो जब बाहर निकलता है पेशेंट को काफी आराम मिलता है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, आपने अपने पढ़ाई के दौरान ड्यूटी के टाइम आपने जरूर देखा होगा हॉस्पिटल्स में कि जो भी जैसे सीबीए के लोग हैं, जो पेशेंट सीओपीडी के हैं, तमाम प्रकार के पेशेंट्स हैं जिनमें आर्टरी का यूज होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ वमन होता है, वमन में भी हम दोषों को बाहर निकालते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, बस वही है कि थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस के कॉन्सेप्ट है। जनमानस में मार्केटिंग नहीं है। जनमानस जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मात्र यही समझते हैं कि आयुर्वेद जो है वो काफी समान है। और मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में आज के डेट में अभी भी 8 डिपार्टमेंट हैं, काय बाल ग्रहोध्वान शैल जरा विषय। आज हमारे जो सेटअप हैं, जो हायर सेटअप हैं, मैं नाम लूं आपको तो BHU, मैं नाम लूं आपको तो अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स, मैं नाम लूं तो आपको जामनगर गुजरात यूनिवर्सिटी, मैं नाम लूं आपको तो NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। आप वहां पे आप जाके देखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से कि बस वहां पे आप वीडियो बना के दिखाएं जनमानस को कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वहीं आप उत्तर प्रदेश में आते हैं और बिहार में आते हैं, क्योंकि आप BHU में जाएं तो आपको एक माहौल मिलेगा, लेकिन आप उसके बाहर आए तो आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में काफी कमियां भी दिखती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस वजह से जनमानस एक्सेप्ट नहीं करता है। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, तो आपको कैसे लगता है कि आपको आयुर्वेदिक जो फील्ड है इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? जिस प्रकार आप एलोपैथिक फील्ड को देखें तो उसमें बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि फाइजर, मर्क, नोवार्टिस, बायर, जॉनसन एंड जॉनसन। फिर इंडिया लेवल पर बात की जाए तो मैनकाइंड, सन फार्मा, ठीक है, और सर बहुत सारी सिप्ला है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एलोपैथ के ऊपर रिसर्च करती हैं और जो है क्लिनिकल बेस्ड जो है मेडिसिन निकालती हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो रहे हैं सर, जैसा कि मैं देखते आ रहा हूँ, पतंजलि हो गई, डाबर हो गया, वैद्यनाथ हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां जो है इंडिया में भी हैं। पर सर आपको ये नहीं लगता है कि आयुर्वेद में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे होते हैं? जिस प्रकार एलोपैथिक फार्मेसिस्ट जो होता है वो फार्माकोगनोसी नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ता है सर, जिसमें कि हम लोग आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रग बनाना, ड्रग के बारे में, कैसे आयुर्वेदिक ड्रग कैसी होती है, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या शोध की आवश्यकता है, क्या उसमें कमियां हैं, ये भी तक सिखाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है सर यहाँ पर एलोपैथिक फार्मासिस्ट जो है फार्माकोग्नोसी के माध्यम से आप पतंजलि और क्या नाम है डाबर जैसे कंपनियों में वर्क करके उसको जो है और ग्रोथ कर सकते हैं? हम मुझे अंदाजा है सर कि पिछली बार ही पतंजलि कंपनी ने एलोपैथिक फार्मासिस्ट को अपने यहाँ जॉब दिया था शोध के लिए। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जनमानस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पहले जो 4 पैथीज जो इंडिया में थे, जैसे कि एलोपैथ, आयुर्वेदा और होम्योपैथ और यूनानी, ये सारे परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर में आते थे। और गवर्नमेंट के बजट, क्योंकि गवर्नमेंट जो थे वो 90% या 95% जो बजट थे वो एक स्ट्रीम को देते थे, बाकी स्ट्रीम को वो बाइकआउट करते थे और उस पर वो उतना बेसिक ध्यान नहीं देते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष मंत्रालय बनाने के बाद से, जब वो उत्तर प्रदेश में साथ साथ भारत में और आज देश के हर राज्यों में आयुष मंत्रालय बना, तो इन्हें स्वायत्त, क्योंकि पहले मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था, तो आयुर्वेद डॉक्टर्स थे या जो एलोपैथियां थी वो उतने प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करती थी। लेकिन आयुष मंत्रालय बनने के बाद से अब जो भी समस्याएं हैं, रिसर्चेज हैं जो पहले नहीं हुई थी, पहले होनी चाहिए थी, अब वो सारी चीजें आपको हो रही हैं। और जनमानस में निश्चित तौर पे आप देखें कि कोविड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जनमानस को समझने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड की दवाएं लॉन्च की, हालांकि स्टेज 1, स्टेज 2 में, और कोविड के भी 3 स्टेज के पेशेंट होते थे, लेकिन स्टेज 1 में काफी इफेक्टिव था
और आपने देखा होगा कि जो भी जनमानस है, जैसे आपने काढ़ा का यूज किया, काढ़ा का वर्ड लिया, तो जो भी जनमानस है उन्होंने अपनी इम्यूनिटी के लिए वर्क किया। इम्यूनिटी जब तक नहीं स्ट्रांग रहेगी तो आपको बीमारियां होनी ही होनी रहेंगी। तमाम प्रक्रियाएं थी जो कि जनमानस को समझना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करिए आप फिर से सर। हाँ सर, तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, जैसे कि बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं वहाँ पर शोध के लिए जो है जैसे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट रखे जाते हैं जो कि वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। और गवर्नमेंट जैसे जैसे कि अब एलोपैथिक में देखिए तो गवर्नमेंट क्या नाम शोध के लिए आज बहुत बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाइपर, ठीक है, NIPER, जैसे कि आप देखते हैं एम्स, ठीक है, एलोपैथिक में सबसे बड़ा मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उसी प्रकार आयुर्वेदा में देखिए तो AIIA है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है एलोपैथिक, यदि आप क्या नाम है फार्मेसी में देखेंगे तो नाइपर जैसी संस्थाएं बहुत बड़ी हैं। और आप देखते ही होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके ऊपर बहुत ज्यादा आजकल शोध के लिए बढ़ावा दे रही है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि यही जो देखिए किसी किसी भी जो ड्रग के रिसर्च के लिए फार्मेसिस्ट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत बड़ा वो होता है, रोल होता है, क्योंकि जब तक दवा आपके पास परफेक्ट नहीं बनेगा, मान लीजिए कोई मूवी है उसमें यदि डायरेक्टर ही आपका सही नहीं है तो हीरो आप कोई भी रख लीजिए, चलने वाली नहीं है मूवी। उसी प्रकार जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक बेस्ट दवा और बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल की, जिससे कारण कि यदि आप ड्रग अच्छा देंगे अपने पेशेंट को तो वो जो है पेशेंट अच्छे से सही होगा और फिर जो उस पैथी की ओर अट्रैक्ट होगा। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर क्या नाम है एलोपैथिक फार्मासिस्ट का भी रोल जो है आयुर्वेद में बढ़ाना चाहिए, जो कि पहले ही से आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट अवेलेबल है पर उस लेवल पे नहीं है? तो आपको नहीं लगता कि इसमें क्या चेंजिंग की जाए, या एलोपैथिक फार्मेसिस्ट को भी क्या नाम है जो कि फार्माकोगनोसी नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, जो कि आयुर्वेदा रिलेटेड होता है, 1 साल की पूरी पढ़ाई करते हैं उसमें, तो उनको चांस देनी चाहिए और शोध को और तेजी से आयुर्वेद में बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसमें आयुर्वेद की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। कुछ ही दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें एलोपैथिक फार्मेसिस्ट को भी अपॉर्चुनिटी दिया था शोध के लिए सर। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले तो जो आयुर्वेद में जो द्रव्य गुण है उसे फार्मा कहते हैं, मॉडर्न में फार्मा कहते हैं। और आयुर्वेद में डिपार्टमेंट आता है रसशास्त्र। रसशास्त्र वो है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। जैसे आपने बात किया शोध और रिसर्च की, तो आयुर्वेद में काफी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हायर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे रसशास्त्र के डेवलप डेवलप डिपार्टमेंट है, वहाँ पे शोध और रिसर्च हो रहे हैं। क्योंकि बात तो वही आती है फिर से कि जो मंत्रालय होने के बाद से जो इफेक्ट होना चाहिए था आयुर्वेद में, जिस लेवल पे वर्क होना चाहिए था, वो निश्चित तौर पे हमारे देश में नहीं हुआ है। आप इसी चीज को आप इंडिया के बियॉन्ड जाके देखें, जहाँ पे जैसे मैं नाम लूं आपको अमेरिका का, मैं नाम लूं आपको फ्रांस का, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है वो मच बी बेटर देन कंपेरिजन टू द एलोपैथिक ड्रग्स। वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कार्य हो रहे हैं। अभी आपने पहले एक क्वेश्चन में यूज किया था कि इंजेक्शंस, तो मैं बताऊं कि इंजेक्शंस जैसे गिलोय के इंजेक्शंस थे, इस टाइप के इंजेक्शंस थे, चंद्रप्रभा के इंजेक्शंस थे, वो सब मार्केट में उपलब्ध थे। लेकिन जैसे देश से आगे बढ़ा, जो चीजें भारत में थी ना जाने कहाँ चली गई, और इसके पीछे कौन से अज्ञात तत्व हैं, इस पे भी जनता को फोकस करना चाहिए। मैं बताऊं कि जो आप सामान्य लैंग्वेज में जो आप फीवर के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो आयुर्वेद में 104 टाइप के पेशेंट मेडिसिन है जो फीवर को कंट्रोल कर सकती हैं। आप मॉडर्न साइंस में क्षमता ही नहीं होगी मॉडर्न साइंस की कि वो कैसे कंट्रोल करें। फिर मैं आपको, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्रॉनिक फीवर्स होते हैं, जब आप कंफ्यूज जाते हैं कि भाई आखिर कैसे फीवर ठीक होगा, तो फिर आप उन्हीं ड्रग्स को यूज करते हैं। तो जो इंजेक्शंस थे और जो शोध है निश्चित तौर पे भारत में काफी तेज गति से हो रहा है। और ये इसमें जो ग्राफ है काफी ऊपर बढ़ा है मंत्रालय के बनने के बाद से, क्योंकि काफी अल्प अवधि हो रहा है, अभी 7-8 साल की अवधि हो रही है स्वायत्त कार्य करने के लिए। उसके बाद से आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पे काफी इफेक्टिव वर्क है। जैसे कि जो इंडिया का जो एम्स है, एम्स के बाद आज विभिन्न राज्यों में एम्स की स्थापना की जा रही है। वहां पे भी एक आयुर्वेद डॉक्टर्स को पोस्टिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो इसमें मेदांता हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जा रही है। क्योंकि जनमानस जो है वो ओवर मेडिसिन खा के, और ओवर मेडिसिन जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ओवर डोजेज की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो चूंकि ये हमारे आपके लेवल की बात है, लेकिन जो हायर इंस्टीट्यूट होते हैं वो
पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, उनको रिसर्च करना होता है। तो जहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर्स आपस में भिड़ते थे कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ तो मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, तो आयुर्वेद बेस्ट है, एलोपैथ बेस्ट है। लेकिन इससे आप ऊपर ऊपर उठ के देखें तो जो हायर इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एम्स हो गया, एम्स जो है वो CCIM आयुष मंत्रालय के साथ टाई अप कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि समय की मांग क्या है। और किसी भी साइंस की एक लिमिटेशंस होते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता है, ना तो मैं हूं ना तो आप हैं, ना तो कोई पैथी है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एलोपैथ में इमरजेंसी फास्ट मेडिसिन बेस्ट है, तो हमारे पास लॉन्ग टाइम मेडिसिन बेस्ट है। आपको यदि लंबा खाना हो, मैं आपसे ही कहूँ कि आपको 2 महीने एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, तो आप 1 मिनट कहोगे कि यार क्या कह रहे हो। लेकिन मैं आपको यदि 2 महीने आयुर्वेदिक ड्रग्स और आपको प्रिफर करें और आपको पेशेंट को आराम मिले, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके नियर लिस्ट पड़ता हो, आप वहां पे जाके वीडियो बना के अपने चैनल पे जरूर डालें, जिससे जनता को और जनमानस को अवेयरनेस होगा। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ आयुर्वेदिक फिजिशियन होते हैं, मैं सभी को नहीं कर सकता पर कुछ को कर सकता हूँ, जो पूर्ण रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। मैंने भी क्या है, मैं भी बचपन से ही रहा हूँ, तो मैं देखता रहा हूँ कि जाता हूँ आयुर्वेदिक में, तो वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं मिलता है मुझे, फिर वो मिलता है एलोपैथिक मेडिसिन मिलता है। तो इस पे आपका कितना सही है? क्योंकि पेशेंट यदि आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जा रहा है, ये सोच के जाता है कि उसको आयुर्वेदिक दवाएं मिलेंगी, हर्बल दवाएं मिलेंगी, जिससे कारण उसको जो है एक नेचर प्रोटेक्शन, एक नेचर कवरिंग मिलेगी, और वो जो है सही भी हो जाएगा, और उसको कोई जो है एडवर्स इफेक्ट भी नहीं मिलेगा, और उसका जो वाइटल ऑर्गन है, सब चीज है, तो ठीक से वर्क भी करेगा। तो आपको नहीं लगता सर कि समाज में गलत हो रहा है आयुर्वेदिक फिजिशियन के द्वारा, कि वो पूरी रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अधिकार क्षेत्र में उनके आता भी नहीं है पूर्ण रूप से? ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो BMS डॉक्टर्स, वो मात्र आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं है, क्योंकि जो BMS डॉक्टर्स हैं वो इंडियन सिस्टम ऑफ, उनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भारत परिषद में होता है। आप भारत परिषद का आप वेबसाइट उठा के आप और एक BMS डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल की BMS डॉक्टर्स कौन कौन से मेडिसिन ले सकते हैं, तो BMS डॉक्टर्स के उनके खजाना, साथ साथ उन्हें एलोपैथिक ड्रग्स लिखने के लिए गवर्नमेंट अथराइज करता है। आप सारे OPD यदि आप किसी भी क्लिनिक में जाते होंगे और आपको यदि कोई एलोपैथिक ड्रग्स, कोई डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर, मैं झोला छाप की बात नहीं कर रहा हूँ, और BMS प्रैक्टिशनर है और रजिस्टर्ड डॉक्टर है और पढ़ाई किया उसने, और पेशेंट को यदि वो एलोपैथिक ड्रग्स से इंटीग्रेटेड टाइप में देता है, तो निश्चित तौर पे ये सही है, गलत नहीं है। सर मेरा ये क्वेश्चन, सर मैं आपको इस पे थोड़ा टोकना चाहूंगा सर इसमें, पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्लिनिक देखी है सर, जिसमें बहुत लोग का भी क्वेश्चन भी रहा है सर कि वो पूर्ण रूप से, कुछ मैं सबको नहीं बोल सकता सर, मैं कुछ आयुर्वेदिक फिजिशियन को बोलना चाहूंगा जो पूर्ण रूप से जो एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करते हैं, एलोपैथिक दवा भी रखते हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने यहाँ रखते भी नहीं है। क्योंकि मैं सर मेरे साथ खुद भी हो चुका है सर, मैं कानपुर में था, तो वहां पर भी एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से जिनके यहाँ मैं गया था, अपना ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने पूरा जो मेरा ट्रीटमेंट था 1 वीक का, वो जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन से ना करके एलोपैथिक मेडिसिन से की। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कंप्लीटली सर, मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ सर, उस पे आप क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे जब पेशेंट किसी भी चैम्बर में आता है, किसी भी डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर्स की जो प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है, जो उसके राइट्स होते हैं, वो पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन जो BMS डॉक्टर्स है और BMS डॉक्टर है और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं यूज करता है, तो मैं निश्चित तौर पे यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा कड़ा वर्ड यूज करूंगा कि यदि आप BMS डॉक्टर्स हैं, तो BMS डॉक्टर्स की जो मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि आप आयुर्वेद को छोड़ो मत, आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, और मॉडर्न जितना अच्छा कर सकते हो करो, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल बेस्ट है। लेकिन यदि ऐसा कोई डॉक्टर है जो फुल्ली एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है और आयुर्वेद में उन्हें जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे उनके लिए शर्मिंदगी की बात है, उन्हें आयुर्वेद भी जानना चाहिए। और मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि BMS डॉक्टर्स भी जनमानस, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो जो जनमानस, क्योंकि जनमानस जो है, मुझे लगता है कि एलोपैथिक ड्रग्स पे उस वक्त एडिक्शन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स अपने एलोपैथिक ड्रग्स को ही यूज करते होंगे जो उनके प्रोटोकॉल में आता होगा, क्योंकि जनमानस जो है आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत सी जगह नहीं लेते हैं लोग, तो इस वजह से उनके क्षेत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो डॉक्टर अपने जगह हर एरिया में प्रैक्टिस करता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो जनमानस को लविंग होता है, जो जनमानस चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे गलत है, और आपको यदि आप BMS हैं और BMS डॉक्टर हैं आपको, तो आपको आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कहते हैं।
और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आपसे कहूँ तो इतना बेस्ट रिस्पॉन्स है कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए फिर मैं आपको यूज करना चाहूंगा कि आप हायर सेंटर्स पे विजिट करें। जब हायर सेंटर पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कैसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर मेरा अगला सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं सर कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जो मॉडर्न मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट भी मिलते हैं हमको, और कहीं ना कहीं जो है बोला जाता है कि इसको कुछ समय यूज करने के बाद जो है रोक दीजिए, मेडिसिन फिर यूज करिए। हम सब पढ़ते भी आ रहे हैं। तो जितनी भी जो बड़ी कंपनियां हैं सर, जो फिर उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे बायर है, जॉनसन जॉनसन है, मर्क है, ठीक है सर, बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव है, और इंडियन कंपनियां जैसे सन फार्मा, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, अथात पैसे हैं सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो सर आपको नहीं लगता है कि इन कंपनियों को भी अब आयुर्वेद की ओर आना चाहिए और कुछ ऐसे रिसर्च करने चाहिए जिसके कारण हम पेशेंट सेफ्टी को बढ़ा सके सर, जिसके कारण उनको एडीआर ना मिले, साइड इफेक्ट ना मिले, और शोध और रिसर्च बहुत तरीके से हो, क्योंकि सर गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती। इसको क्या सर आप देखते हैं? निश्चित तौर पे काफी अच्छा प्रश्न है। और जो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग के जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म है, जो प्रोटोकॉल हैं, आपको उसको फॉलो करके, चूंकि यदि कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो आयुर्वेदिक आयुष मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड होने के बाद जो आयुर्वेद प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके वो मॉडर्न पैरामीटर पे मेडिसिन लॉन्च करते हैं। बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जो मॉडर्न पैरामीटर पे आज मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे काफी अच्छा है और एक इनोवेटिव स्टेप है, इनोवेशन कहते हैं इसे, इनोवेटिव स्टेप है और निश्चित तौर पे काफी अच्छा प्रयोग है। लेकिन ये एक गलत अवधारणा समाज में है कि आयुर्वेद के जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जस्ट लाइक एलोपैथ, जिस तरह से एलोपैथ के ड्रग्स आपको नुकसान करते हैं, बॉडी में साइड इफेक्ट करते हैं, उस तरह से आयुर्वेद में मैं आपको 20 ड्रग्स बताऊंगा जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और यहाँ तक कि मैंने भी पहले भी बोला कि वहां तक पेशेंट मृत्यु भी हो जाती है। तो ये अवधारणाएं निश्चित तौर पे रॉन्ग है कि आयुर्वेद के ड्रग्स जो है वो क्या नाम है कि साइड इफेक्ट नहीं है। उतने नहीं और करते। एक क्वेश्चन मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में कभी भी आप जो भी मेडिसिन लें वो कंसल्टिंग फिजिशियन से संपर्क करके ही लें। हो सकता है कि आपके शरीर में, जैसे मान लीजिए 10 mg की रिक्वायरमेंट है, बॉडी में आपको 10 mg की रिक्वायरमेंट है और आप यदि 50 mg ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 40 mg जो है आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। और स्टोर होने के बाद हो सकता है कि उसके इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट आए, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है उस पर इफेक्ट आ सकते हैं, आपकी किडनी, लीवर, तमाम चीजें इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो सकता है, 1 साल 2 साल बाद इफेक्ट आएंगे, फिर आप परेशान होंगे कि यार हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ ऐसा लिया नहीं। लेकिन आपने लिया क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं है। और डॉक्टर्स को और इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। आप एक बार किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेट करें। तो यहाँ पे वही बेसिक, जैसे आपका जो रोल है, क्योंकि जो डोजेज होते हैं, जो पेशेंट के डोजेज होते हैं, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे आप लोग का जो रोल है, वो बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा मेडिसिन कितनी डोज रिक्वायरमेंट। ये डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर को मात्र मेडिसिन लिखने की होती है। तो निश्चित तौर पे इसमें आप लोग की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उसी तरह से मैं आयुर्वेद में आता हूँ, तो हमारे यहाँ द्रव्य गुण में जो फार्मा में है और रसशास्त्र में जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है को अच्छे मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करें, जिससे जो डॉक्टर्स हैं वो लिख पाए उसको। थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर हम लोगों ने देखा कि कोविड जब आई हमारे देश में, ठीक है, अभी भी है, तो इसकी फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव भी हल्की हल्की आई है। तो इसमें आप देखें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी उपयोगी साबित हुई। हर घर में जो है आयुर्वेदिक काढ़ा, ठीक है, और डिफरेंट जो औषधियों का यूज होने लगा। तो सर इसमें डब्ल्यूएचओ को भी लगा कि नहीं, आयुर्वेद को भी बढ़ावा देना चाहिए, और उसने जो है इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की सर। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ भी अब जो है आयुर्वेद की ओर अग्रसर, बल्कि आयुर्वेद की ओर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे काफी अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँ और आपको ताजुब होगा आज जान के, बहुत से जनमानस होंगे जो पहली बार जानेंगे इन चीजों को, कि डब्ल्यूएचओ जो है एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो इंडिया के बियॉन्ड है, इंडिया के बियॉन्ड है। और उसने कभी भी इंडियन मेडिसिन को उस नजर से देखा ही नहीं जो जिसने कोविड में देखा उसने। मैं एक छोटा सा श्लोक यूज करूंगा, और ये श्लोक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व लिखा था।
और WHO ने उसे अब जाना है। तो श्लोक यह है कि सम दोषा समाग्निस्य सम धातुमल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य इत्यादि। मतलब शरीर जो है सम दोष होते हैं, आपके शरीर में जो दोष है वो सम है। सम दोष समाग्नि, सम धातु, जो धातुएं हैं वो भी सामान्य है। सम धातु मल क्रिया, जो मल है वो भी समान है, और आप प्रसन्न रहते हैं, आपकी इंद्रियां जो है प्रसन्न है। तो यही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। और WHO ने अब जाके, आज से 3-4 साल पहले जाके, उसमें अपने जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, WHO के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें उसने इस श्लोक को मेंशन किया है कि स्वास्थ्य क्या है। आज तक WHO को पता नहीं था हेल्थ क्या है, क्योंकि वो आयुर्वेद पैरामीटर्स को जानते नहीं थे, उनको समझ में नहीं आता था। क्योंकि अब WHO ने देखा है, क्योंकि WHO का काम क्या है कि वर्ल्ड में हेल्थ को मेंटेन करना। तो कोविड प्रोटोकॉल में उन्होंने देखा है कि जब मॉडर्न मेडिसिन ने हाथ खड़े कर दिए तो किस प्रकार से इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थे वो काफी इफेक्टिव थे, वर्क किए थे। तो उन्हें लगने लगा है कि निश्चित तौर पे प्रयास अच्छा है, और इसलिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, चूंकि भारत सरकार भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है इस वक्त आयुष के बियॉन्ड या आयुष को लेके, तो उसने ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है हमारे देश में, जो निश्चित तौर पे काफी इफेक्टिव है और जनमानस के लिए भी काफी इफेक्टिव है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा समय भी आएगा जब लोग आयुर्वेद को प्रिफर इसलिए करेंगे क्योंकि वो समझ चुके होंगे कि भाई हेल्थ क्या है। क्योंकि ये हम लोग अभी जो वार्ता कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, एक लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन आज भी जनमानस, जो ग्रामीण जनमानस है, जो पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो एडवर्स सोच से ग्रसित हैं। वो एक तरह से मैं कहूँ तो एक तरह से डायलेमिक कंडीशन में मृत भ्रम है, उनके अंदर भ्रम है। तो उन्हें लगता है कि निश्चित तौर पे कमियां हैं देश में, लेकिन ऐसा नहीं है और प्रयास अच्छा हो रहा है, और आगे चल के आपको, मुझे लगता है कि सकारात्मक इफेक्ट निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने थैलेडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कि लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, फोकोमेलिया जो होता कि बर्थ बेबी को हुआ, और 1961 में ये सबसे अधिक ट्रेजेडी हुई, जिसके कारण बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ठीक है, तो सर उसके बाद जो है यूएस ने ही सबसे पहले एक कोर्स लॉन्च किया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो उनका इफेक्ट ये था, क्योंकि पहले भी सर फिजिशियन होते थे। ठीक है, उनका वो इफेक्ट क्या था, डायग्नोसिस करना, ठीक है, अपने पेशेंट को डायग्नोसिस करना, ये करना वो करना, और फार्मासिस्ट भी होते थे, नर्स भी होती थी। बाद में क्या हुआ कि लगा कि नहीं, ड्रग का जो साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, तो उसके लिए जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्लिनिकल फार्मेसी मतलब कि फार्मेसी डॉक्टर को लॉन्च किया गया। ये फार्मेसी के जो होते हैं डॉक्टर होते हैं मेनली। तो इसका क्या था कि इसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि अमेरिका ने क्या किया कि 5 साल के कोर्स को कंपलसरी कर दिया अपने यहाँ, फिर इंडिया में जो है 2008 में इस कोर्स को लॉन्च किया गया। तो सर आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ये जो है, देखते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो होते हैं, जो कि जिनका मेन काम क्या होता है, जो सर प्रिस्क्रिप्शन जो फिजिशियन लिखते हैं, ठीक है, उसको ऑडिट करना, ठीक है, उसमें जो डोज लिखी होती है, जैसे 40 mg है, तो उसको जो है हम 30 mg करें, पेशेंट के जो है वर्क वेट, ठीक है, उसका जो हिस्ट्री देख के। यही चीज जो है आयुर्वेदा में भी लागू होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो ड्रग होती है, एलोपैथिक जो ड्रग होती है, ठीक है, ये दोनों ही ड्रग जो होती है, जो है एक फार्मेसिस्ट जो होता है एलोपैथिक होता है, उसके यहाँ ही बिकती है, उसी के यहाँ ही जो है डिलीवरी की जाती है पेशेंट को डायरेक्ट। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? एक क्लिनिकल फार्मेसिस्ट भी जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल अदा कर सकता है, यदि पेशेंट को जो है, जब आपने खुद ही बताया कि 10 mg जो है उसकी बॉडी में रहती है, 40 mg दिया जाए तो ओवरडोज हो जाएगा। तो अब उसके पास, अब इतना तो फिजिशियन तो हमारे देश में है नहीं, एलोपैथिक फिजिशियन हो या आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि हर पेशेंट को जो है टाइम दे पाए। तो आप कितना देखते हैं कि फॉर्मली डॉक्टर मतलब क्लिनिकल फार्मेसिस्ट को का क्या रोल हो सकता है आयुर्वेदा में? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अब बताऊं तो एक कम शब्दों में प्रयोग करूं तो फॉर्म डी, चाहे जो इस टाइप के जो भी लोग हैं, ये मेडिकल साइंस के बैकबोन है, जिसकी हड्डी बिना इनके कार्य नहीं हो सकते। लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। वो जो भी हॉस्पिटल्स हमारे देश में चलते हैं, वो सभी उस नॉर्म को नहीं कंप्लीट करते हैं जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन आज भी जो मॉडर्न जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने अपने क्षेत्र में बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लिया, आप एलोपैथ साइंस में आइए तो जो वहाँ पे हायर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एम्स हो गया, आपका जिपमर हो गया, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आपको इन तमाम चीजों की जो
प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्राफ नीचे आते हैं, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे वो सब चीजें नहीं दिखती हैं। और ये सेम प्रोसेस आयुर्वेद के साथ भी होता है। आयुर्वेद के आप हर इंस्टीट्यूट पे जाएं तो आपको आयुर्वेद एक महकता फूल की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जनमानस में आएंगे और ग्रामीण स्तर में आएंगे, तो फिर आपको वही फूल बदबू करने लगेगा, क्योंकि जनमानस ने ऐसा माहौल बना रखा है। तो जो फॉर्म डी और जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, वो निश्चित तौर पे, क्योंकि डॉक्टर्स को बीमारी की जानकारी होती है, उन्हें पैथोजेंस की जानकारी होती है, दूसरों की जानकारी होती है, उन्हें पता है कि डोज मेडिसिन तो ये चलेंगे, लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। निश्चित तौर पे इसमें फ्री और गुड फार्मासिस्ट का निश्चित तौर पे सहयोग है, और इसको और समर्थित करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर आपसे कि आयुर्वेदा के बारे में, आयुर्वेदिक जो फिजिशियन होते हैं, ठीक है, इस वीडियो को जो है बहुत सारे फार्मासिस्ट, नर्स, पैरामेडिक्स, वेटनरी और बहुत सारे पब्लिक जो है नॉर्मल वो देख रही होगी। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा सर, और आपसे भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर हमारे समाज में, ठीक है, खासतौर से इंडिया में जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है और एलोपैथिक फार्मासिस्ट हैं, उनको लेकर सर बहुत ज्यादा भ्रम पैदा किया गया है। ठीक है, ये कुछ भी करते हैं तो आपने जैसा बताया कि एक ऐसी लोग हैं हमारे बीच में, हमारे इस फील्ड के, जो इसका विरोध करने लगते हैं, और तो कहीं ना कहीं सर इनको फिर पीछे खींचा जाता है। सर हम सभी देखते आए हैं और आज भी इनके साथ हो रहा है सर। तो इसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे और पब्लिक को कैसे अवेयर करना चाहेंगे कि देखिए कि आयुर्वेदिक फिजिशियन भी आपके सामने है, आप ऑप्शन के रूप में, जो आपको अच्छे से डायग्नोसिस कर सकता है, आपको अच्छे से पेशेंट कंप्लायंस दे सकता है, और आपके पास एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी है जिससे कि आप मेडिसिन की जानकारी भी ले सकते हैं सर। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे और लोगों को कैसे एडवाइस देना चाहेंगे, या अपना क्या बात रखना चाहेंगे जिससे कारण लोग जो है आपकी बातों को सुनकर जागरूक हों? देखिए, निश्चित तौर पे जो ये प्रश्न है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और जनमानस को समझना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई भी स्ट्रीम होता है तो उसमें एक वर्क प्रोफाइल होते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर नॉर्म है, डॉक्टर नॉर्म को ही कंसल्टिंग बॉडी में कंसीडर किया जाता है। बाकी जो फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मेडिकल साइंस का जो बैकबोन है, जो जिसके बिना मेडिकल साइंस को की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल्स है। लेकिन जो डॉक्टर्स के कंसल्टिंग है, ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारे यहाँ रूल्स बने हुए हैं, वो हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा ही बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मोनोपोली करती हैं देश में, उन्हें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी समाज बदल रहा है, जनमानस बदल रहे हैं, जनमानस बदल रहा है, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं, एक पैथोलॉजी में आप जाएं, पैरामेडिकल स्टाफ में, तो पैरामेडिकल स्टाफ के बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में पैरामेडिकल का एक अलग रोल है, फार्मासिस्ट का एक अलग रोल है, डॉक्टर का अलग रोल है, कंसल्टेंट का अलग रोल है, और जो फोर्थ क्लास के हमारे कर्मचारी होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्लीनिंग की वही करते हैं। तो निश्चित तौर पे सबकी अवधारणाएं गवर्नमेंट ने बांध के रखी है, ऐसा नाम बना के रखा हुआ है, और इसके तहत जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो जिस भी कैटेगरी में जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको उस तरह से देश में सेवा करना होता है, क्योंकि हम सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करना हमारा वर्क है, लोगों को हेल्थ करना। तो एक सिस्टम वाइज ये प्रक्रिया बना के रखी गई है, और इसका समर्थन के साथ साथ इसमें कुछ भी इनोवेशन हो तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। सर एक बहुत ही कंट्रोवर्सी क्वेश्चन भी हो सकता है, या सर ये कंट्रोवर्सी पैदा भी की गई हमारे समाज में सर। हम सभी जानते हैं सर कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी हैं, और हम सभी जो है उनके बारे में पूरा वर्ड जानता है सर, कि इसे कोई चीज छुपी नहीं है, कि सब लोग जानता है कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है। पर सर जब आयुर्वेद को पिछले साल ही सर जब सर्जरी का अधिकार मिला सर, तो उसमें शायद 56 सर्जरी थी आई थिंक सर, आई एम राइट? तो सर उसमें क्या कहते हैं कि एक आईएमए जो थी इसका बहुत भयंकर विरोध करने लगी सर। सर आपको ये नहीं लगता सर कि गलत है, जिसकी जो इसका फाउंडेशन है पूरे वर्ल्ड का, जिसने सर्जरी दी, और आप उन्हीं लोगों को जो है सर्जरी का अधिकार से मना कर रहे हैं सर? इसलिए नहीं लगता सर कि जो मोनोपोली जो है समाज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस 3 वर्ड का जो आपने वर्ड यूज किया है, एक शब्द लिया है उसका, तो मैंने कहता हूं कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भी मेडिकल साइंस की कंप्लीट जानकारी ही नहीं है। मैं अभी
हाल ही में मैंने 3-4 दिन पहले मैं केजीएमसी गया था, मैंने वहां पे देखा चरक वार्ड बना के रखा हुआ है उन्होंने। तो जब चरक रजिस्ट्री नहीं करते तो आखिर केजीएमयू में जो एलोपैथिक उन्हीं का इंस्टीट्यूट है, उसमें चरक शब्द कहाँ से आ गया? जब सुश्रुत रजिस्ट्री नहीं करते तो फिर तुम अपने यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको जो जैसे आपने अभी नाम लिया उनका, तो मुझे लगता है कि उन्हें कंप्लीट जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे मैंने सीनियर आईएमए के सीनियर डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने कहते थे कि बीएमएस डॉक्टर्स 2 साल की पढ़ाई करते हैं। तो इस तौर पे ये एक हास्यास्पद क्वेश्चन है और हास्यास्पद उनका वक्तव्य है, और उन्हें कंप्लीट जानकारी नहीं है। मैं बताऊं 1980 में विधेयक के पास होने के बाद से हमारे इंस्टीट्यूट में अब बीएमएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर तो सर्जरी करेगा नहीं। मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, अब मैं सर्जरी तो करूंगा नहीं। मैं यदि एमबीबीएस डॉक्टर कोई है वो सर्जरी करेगा, जब तक आप पीजी नहीं होंगे, स्पेशलाइज नहीं होंगे, आप बीएमएस एमएस आप सर्जरी के लिए एप्लीकेबल हैं। हाँ, पहले ये था कि जो सर्जरी जिसके जनक आज भी आपको जो भी प्रोसेसेस हैं, सारे प्रोसेस संहिताओं में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन जो था हमारे देश का क्या कंप्लीट वर्ड था, ही वाज आचार्य सुश्रुत थे। तो आचार्य सुश्रुत को जो क्रेडिट पहले मिल जाना चाहिए था, आजादी के समय मिलना चाहिए था, वो अब मिल रहा है। इस वजह से जनमानस में काफी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कुछ ऐसे लोग थे जो समझते थे कि मेडिकल साइंस उनकी उपज है, तो निश्चित तौर पे वो परेशान होते हैं। तो इन तमाम चीजों से निश्चित तौर पे मैं आपको धन्यवाद कि आपने इस क्वेश्चन को उठाया है और जनमानस को प्राउड करना। मुझे लगता है कि हर बीएमएस डॉक्टर्स को प्राउड करना चाहिए कि उनके एंसेस्टर चरक थे, सुश्रुत थे। 56 सर्जरी जो है हमारे यहाँ ईएनटी सैलाक के, आपने सैलाक के और सेल में आज से नहीं होता, 1980 में विधेयक पास होने के बाद से गवर्नमेंट नॉर्म में देखें। और जैसे मान लीजिए कोई 15 बेड का हॉस्पिटल है, तो वहां तो सर्जरी होगा नहीं, सर्जरी के लिए एक नॉर्म होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। आप हायर इंस्टीट्यूट में जाइए, मैं फिर वही नाम लूंगा आपको, जो भी हमारे हायर इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे है, वहां पे आपको कंप्लीट सर्जरी है। जो हमारे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने पीजी कर रखा है, वो आज वेल परफॉर्म सर्जरी करते थे। ये जरूर है कि विधेयक के ना पास होने के पहले कुछ नॉमिनेटेड सर्जरी थी, जैसे क्षार सूत्र है और अग्निकर्म है, इन प्रकार की सर्जरियां थी, माइनर सर्जरियां थी। लेकिन विधेयक पास होने के बाद से और गवर्नमेंट ने एक ह्यूज डिसीजन लेने के बाद से वो तमाम प्रक्रियाओं को बीएमएस डॉक्टर्स के लिए भी, आयुष डॉक्टर्स के लिए भी अलाउ किया है, जो जिसके लिए मैं गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे धन्यवाद देता हूँ आपके मंच के माध्यम से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, और बहुत ही पब्लिक जो पेशेंट होते हैं या उनके कोरिलेटिव होते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है सर कि जो हम एलोपैथिक मेडिसिन ले लें या कोई उनका एलोपैथिक इलाज चल रहा है सर मान लीजिए, उसके साथ साथ हम क्या आयुर्वेदिक इलाज भी कर सकते हैं? कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या कोई सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है, या कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए जो इससे कारण कि उनके जो है लाइफ ट्रीटिंग हो सकता है, या कोई उनको दिक्कत हो सकती है, या पैरालिसिस तक हो सकती है सर? ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि एलोपैथिक और क्या आयुर्वेदिक ड्रग एक साथ लिया जा सकता है? देखिए, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ड्रग को एक साथ लेने का मेडिकल साइंस में मैंने अपने करियर में कोई प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा है। लेकिन निश्चित तौर पे जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनसे जो नॉलेज मिलता है वो यही मिलता है कि एलोपैथ और आयुर्वेद के दवाओं को यदि आप ले रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पे आप मिनिमम 1 आवर, हाफ आवर, 1 आवर, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स का आप गैप करके उन दवाओं को कंसल्टेंट फिजिशियन, अपने से नहीं, कंसल्टेंट फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बाद यदि आप लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन फिर वही बात आता है कि यदि आपने मेडिसिन को गलत तरीके से लिया है और अनक्वालिफाइड डोजेज लिया है तो उसके साइड इफेक्ट निश्चित तौर पे होंगे, और वो साइड इफेक्ट आपको नुकसान भी कर सकता है और उसके आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है सर इस इंटरव्यू का। सर बहुत जो ये जो चैनल है सर, बहुत सारे फार्मेसिस्ट भी देखते हैं इसको और बहुत ज्यादा प्यार इस चैनल को देते रहते हैं। तो सर इसमें ये कहना चाहूंगा सर कि जो हमारे डिस्पेंसिंग फार्मेसी मतलब कम्युनिटी फार्मेसिस्ट हैं और जो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट हैं और बीएमएस डॉक्टर, ठीक है, आयुर्वेदिक फिजिशियन, तो ये क्या भविष्य में एक साथ यदि काम करते हैं तो देखिए सर, कोई भी हेल्थ जो भी प्रोग्राम होता है या हेल्थ चीजें होती हैं, हम लोग पेशेंट के लिए काम किए, हम लोग ने जो भी पढ़ाई की है हम लोग ने पेशेंट के लिए की है, पर बहुत लोग जो है इसको धंधा बना रखे हैं पैसे कमाने का सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हम बेटर पेशेंट कंप्लायंस
पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट की इकोनॉमी को देखते हुए सर क्या भविष्य में क्लिनिकल फार्मेसिस्ट मतलब फैमिली डॉक्टर और बीएमएस डॉक्टर एक साथ काम कर सकते हैं सर? मैं मयंक जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के होलिस्टिक प्रश्न को अपने इंटरव्यू में उठाया है। निश्चित तौर पे मेडिकल साइंस जो है आज उसका बाजारीकरण हो चुका है। मेडिकल साइंस में जो नॉर्म जो प्रोटोकॉल्स थे उनको कुछ लोग मोनोपोली के हिसाब से गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जो फार्मासिस्ट का इतना ह्यूज रोल है इंडिया में, इतना ह्यूज रोल है कि आज आप देखेंगे कि मॉडर्न साइंस में कम्युनिटी मेडिसिन का एक सिलेबस होता है, एक सब्जेक्ट होता है। आप लोग के भी क्या नाम है कि आप लोग ने अपने स्टडी के दौरान पढ़ाई किया होगा। यस सर। और आप देखते होंगे कि किस तरह से आज के डेट में मॉडर्न कंपनियां जो हैं वो आयुर्वेदिक ड्रग्स को बना रही हैं। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड यूज करता हूँ, कलकेरिया पपाया। यस सर। कलकेरिया जो है वो पपाया के एक्सट्रैक्शन में होता है और निश्चित तौर पे प्लेटलेट को इंक्रीज करता है। और उसके मॉडर्न डॉक्टर्स बड़े बड़े डॉक्टर्स की मैं नाम ले रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं आपको जो भी हमारे आयुर्वेद के ड्रग्स हैं उसको बॉटनिकल नाम लिख के वो एलोपैथ बना देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है और उसी तौर पे काफी इफेक्ट है कि आयुर्वेद और एलोपैथ को यदि आप इंटीग्रेटेड करके, क्योंकि भविष्य यही है, भविष्य, और इसमें निश्चित तौर पे जो आपके जैसे और जो यंग फार्मासिस्ट हैं, चाहे जो फार्मा से संबंधित हैं, डॉक्टरेट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मेडिकल साइंस को और आगे ले जाएं और एक ऐसे ड्रग का निर्माण करें जिससे जनमानस जो है वो हेल्थ उनका बेटर है। क्योंकि हम सभी का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि हम रोगियों के रोग का निवारण करें और उन्हें आरोग्य प्रदान करें। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इंटरव्यू और ग्रेट क्या नाम है सर आपके आंसर के लिए सर। और आज का इंटरव्यू सर यहीं पे सर समाप्त होता है सर, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सर आप मेरे चैनल पे आए सर, आपने इतना बड़ा इंफॉर्मेशन हमें दिया, हम सबको जानकारी दी सर, नई नई जानकारी मुझे मिली, मुझे भी खुद नहीं बहुत सारी जानकारी पता थी मुझे सर। और सर फिर क्या कहते हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त भी दिया सर, उसके लिए एक बार फिर आपको मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। आज के लिए इतना ही सर, फिर मिलेंगे। और सर थैंक यू सर, नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच।